बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, हमने कल ओरिएंटेशन दी आपको और कल कुछ एक दो बेसिक डेफिनेशंस कराई थी, जिसमें मुझे याद है पर्सन की डेफिनेशन थी और एओपी की डेफिनेशन थी, पर्सन की डेफिनेशन थी, एओपी की डेफिनेशन थी, उसके अलावा कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट, टैक्स पेयर, ये कुछ डेफिनेशंस मैंने कल आपको कवर करवा दी थी। अच्छा, आज जो है ना, आप समझें कि फॉर्मली इनकम टैक्स को हम शुरू करते हैं, गरचे कल कुछ डेफिनेशंस कर चुके। और जब इनकम टैक्स को शुरू करने लगते हैं तो हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि इनकम टैक्स इम्पोज होता है किस रेट पर, वो रेट जो फर्स्ट स्केड्यूल में लिखे हुए हैं उसके मुताबिक। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम, जिसकी टैक्सेबल इनकम है उस पर इनकम टैक्स लगेगा। सर जी, कैफ में भी हम ये बात पढ़ाते आए हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आपको सेक्शंस रेफ़र कर रहे हैं, और सेक्शंस रेफ़र करने का मकसद और मतलब ये है कि आप इसको नोट करें और फिर बाद में ऑर्डिनेंस में वो वाले सेक्शन को कवर करेंगे। यार, ये वाली बात पढ़ाई है और ये वाली बात इस सेक्शन में लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद हम टैक्स शेयर की बात करने लगे हैं। टैक्स शेयर सेक्शन नंबर 74 है, और वो कहते हैं कि जी नॉर्मल टैक्स शेयर क्या होता है। 3 तरह के टैक्स शेयर होते हैं, नॉर्मल टैक्स शेयर, स्पेशल टैक्स शेयर और ट्रांजिशनल टैक्स शेयर। नॉर्मल टैक्स शेयर वो टैक्स शेयर होता है जो 12 माह का पीरियड हो और 30 जून पर ख़त्म हो, उसे नॉर्मल टैक्स शेयर कहते हैं। 12 माह का पीरियड 30 जून पर ख़त्म हो, उसे नॉर्मल टैक्स शेयर कहते हैं। ट्रांजिशनल स्पेशल टैक्स शेयर क्या होता है, 12 माह का पीरियड लेकिन 30 जून पर ख़त्म ना हो, उसको स्पेशल टैक्स शेयर कहते हैं। अच्छा जी, तीसरी बात ये की थी, हाँ, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जिनको क्या कह दे, बोर्ड कह दे कि आपका टैक्स ईयर मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर होगा तो उसका टैक्स ईयर 31 दिसंबर होता है। जैसे बैंक्स और राइस एक्सपोर्टर्स और इंश्योरेंस कंपनीज को कहा गया कि आपका टैक्स ईयर 31 दिसंबर पे ख़त्म होगा, और कंपनीज जो शुगर मैन्युफैक्चर हैं उनको कहा गया कि आपका टैक्स ईयर 30 सितंबर पे ख़त्म होगा। तो भाई बात यह है कि बोर्ड अगर किसी के बारे में ख़ास तौर पे कह दे कि आपका टैक्स ईयर 31 दिसंबर पे ख़त्म होगा या 30 सितंबर पे ख़त्म होगा, तो उस टैक्स ईयर को स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा। बोर्ड ख़ास तौर पे कह दे, और बाज़ों का तो ऐसे हो जाता है कि कुछ लोग बोर्ड को कहते हैं, कुछ लोग कमिश्नर को दरख्वास्त दे देते हैं कि हमारा टैक्स ईयर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की कर दें। और अगर वो दरख्वास्त जी कमिश्नर को दरख्वास्त दी कि नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर कर दें या स्पेशल से नॉर्मल कर दें, तो कमिश्नर को जो दरख्वास्त दी, यदि कमिश्नर देखता है कि क्या वाकई कोई कंपेलिंग नीड है, और अगर कोई कंपेलिंग नीड हो तो कमिश्नर क्या कर लेता है, इफ़ अलाउड बाय द कमिश्नर, तो अगर कंपेलिंग नीड हो तो फिर तो कमिश्नर इजाज़त दे देता है। और अगर कमिश्नर ने एक बार इजाज़त दे दी और उसके बाद कमिश्नर को लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो कमिश्नर इजाज़त देने के बाद भी विड्रॉ कर देता है। और अगर कंपेलिंग नीड ना हो, अगर कंपेलिंग नीड ना हो तो कमिश्नर मना कर देता है। अगर कमिश्नर मना कर दे तो फिर हम रिव्यू रिक्वेस्ट बोर्ड को दे सकते हैं और बोर्ड का फैसला फाइनल होता है। सर, टैक्स ईयर सेक्शन 74 में पहली बात आपको बताई मैंने, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। दूसरी बात बताई, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है। नॉर्मल टैक्स ईयर बता दिया, स्पेशल टैक्स ईयर बता दिया, ये बता दिया कि बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल टैक्स ईयर को प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये वाली बात हो गई थी। और अगली बात ये थी कि अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है, कमिश्नर को दरख्वास्त देने के बाद, और कमिश्नर कंपेलिंग नीड को देखते हुए उसको इजाज़त दे दे, और अगर कमिश्नर इजाज़त ना दे तो फिर रिव्यू एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाए। अच्छा जी, अब टैक्स शेयर की बात मैं आगे करूं तो
नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल की तरफ जा रहे हो या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल की तरफ जा रहे हो। इसका जो दरमियानी पीरियड होता है इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। स्पेशल से नॉर्मल पर गए या नॉर्मल से स्पेशल पर गए, दरमियानी पीरियड को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। सर जी नॉर्मल टैक्स ईयर था 1/7/2024 से 30/6/2025। आपने कमिश्नर को दरख्वास्त दी, कमिश्नर ने इजाज़त दे दी, कमिश्नर ने इजाज़त दी कि आपका टैक्स ईयर क्या हो जाएगा 31/12 हो जाएगा। अब अगर 31/12 की इजाज़त मिल गई तो ये वाला टैक्स ईयर शुरू कब से होगा 1/1/2026 से। इसके 30/6/2025 के इमीडिएटली बाद 1/1/2026 जो आएगी वहाँ से इसका अगला टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा और ख़त्म कब होगा 31/12/2026 पर। अब आप गौर कीजिए कमिश्नर ने इजाज़त दे दी, नॉर्मल टैक्स ईयर से आप किधर आ गए हैं स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ आ गए। इसके दरमियान का भी कुछ पीरियड है, कितना 1/7/2025 से 31/12/2025। इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा ट्रांजिशनल टैक्स, इसको कहा जाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। को बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, तो दरमियानी पीरियड को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। सर समझ गए, दरमियानी पीरियड को ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाता है। The normal tax year of ABC Limited was a period from 1 जुलाई 2025 से 30 जून। एप्लीकेशन दी, कमिश्नर ने ग्रांट कर दी, तो फिर उसके बाद आपका टैक्स ईयर तब्दील हो जाएगा। तब्दील होने के बाद जो दरमियानी पीरियड है वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। लो सर, एक बात नॉर्मली जो की जाती है और लिखा हुआ है आपके ऑर्डिनेंस में सेक्शन 74 में कि डिनोट किससे करना है। डिनोट का मतलब होता है शो किससे करना है। मिसाल लीजिए आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023, इसको किससे डिनोट किया जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, ये टैक्स ईयर कौन सा है, टैक्स ईयर 2023 कहा जाएगा इसको। और सर समझ आ रहा है, इसको टैक्स ईयर 2023 कहा जाएगा। जबकि स्पेशल टैक्स ईयर की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल टैक्स ईयर में जब आप 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, इसको कौन सा टैक्स ईयर कहा जाएगा। सर जी असल में होता ये है, इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2022। तो उसके बारे में रूल ये बताया है सेक्शन 74 में कि भाई ये ईयर एंड की डेट देखो, ये डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है इसको उससे डिनोट करेंगे। अब 31 दिसंबर 2021 किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ये वाले नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, इसको टैक्स ईयर 2022 कहा जाएगा। मैं अगर इस बात को एक्सप्लेन करूं एक और तरीके से तो सर आप डिनोट किससे करते हैं, सर वो कहता है पहले ईयर एंड की डेट देख लो और फिर मंथ देख लो। अगर पहले 6 मंथ हो तो सेम टैक्स ईयर, और अगर आखिरी 6 मंथ हो तो टैक्स ईयर +1 कर देंगे। ये बात कह लो। ये मैं आमतौर पे कैफ के स्टूडेंट्स को समझाता हूँ ताकि उनके दिमाग में बात बैठ जाए, मगर मुझे लगता है आपके लेवल पे ये बात समझानी ज़्यादा सीधी है और ज़्यादा आसान है कि भाई कि ये देखो ये वाली डेट किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, ये सवाल है सिंपल। अब ये फॉल कर रही है 1/7/2021 से 30/6/2022, इस पीरियड के अंदर फॉल कर रही है, तो इसे कहा जाएगा टैक्स ईयर 2022। ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो कि सर आप
डेट देख लें, ईयर एंड की क्या है, मंथ देख लें, अगर पहले 6 मंथ हो तो सेम टैक्स ईयर होता है और आखिरी 6 मंथ हो तो टैक्स ईयर +1 होता है। दिस वाज सेक्शन नंबर 74 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, टैक्स ईयर का ये वाला सेक्शन है। सेक्शन नंबर 74 मैं सर यहाँ पर सेक्शन नंबर 7 मेंशन करूँगा जो मैं करवा रहा हूँ। आपकी वैसे स्लाइड पर लास्ट स्लाइड, हर लेक्चर की लास्ट स्लाइड जो है वो सेक्शन के बारे में होगी। सर टोटल इनकम क्या है? यार दो तरह की इनकम है, एक वो जिस पे टैक्स लगना है और एक वो जिस पे टैक्स नहीं लगना। सर टोटल इनकम का मतलब है इनकम तो सारे हेड्स ऑफ इनकम के में प्लस वो इनकम जो एग्जाम्प्ट है, ये टोटल इनकम है। सर टोटल इनकम में जिस पे टैक्स लगना है और जिस पे टैक्स नहीं लगना है, ये टोटल इनकम है। अच्छा जी, सेक्शन नंबर, ये कौन सी बात, ये कहाँ पे लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 10 में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 11 पे आ जाए सर। सेक्शन नंबर 11 कहता है किसी हेड ऑफ इनकम में क्या चीज़ शामिल होती है। वो कहता है किसी पर्सन ने किसी टैक्स ईयर में किसी पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम से जितने पैसे कमाए माइनस उसी पर्सन ने उस टैक्स ईयर के वाले से उस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे खर्च किए वो लेस कर देंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो डिफरेंस आएगा वो उस हेड ऑफ इनकम के सामने लिखा होगा। वो कहता है भाई फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इस हेड ऑफ इनकम से 180 रुपये कमाए, इसी हेड ऑफ इनकम के हवाले से 1 साल में 80 रुपये खर्च कर दिए, ये 100 रुपये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो है ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में आएंगे। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है इस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे कमाए माइनस उस हेड ऑफ इनकम में कितने पैसे खर्च किए, जितने खर्च किए वो ज्यादा थे तो वो कहते हैं जितने इजाफी खर्च किए क्या समझा जाएगा उस पर्सन ने उस टैक्स ईयर में क्या किया है उतना लॉस किया उस हेड ऑफ इनकम में। सर जी ये 2 जुमले लिखे हुए हैं सेक्शन 11 में। सबसे पहली बात ये कि इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम क्या होगी? टोटल इनकम ड्राइव बाय द पर्सन दैट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शन इफ एनी अलाउड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू द पर्सन फॉर दैट ईयर अंडर दैट हेड। अगर टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम ज्यादा हो जाए, टोटल अमाउंट ड्राइव बाय द पर्सन अ टैक्स ईयर चार्जेबल अंडर द हेड से द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज सस्टेनिंग अ लॉस अंडर दैट हेड फॉर द टैक्स ईयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू द एक्सेस। सर ये हेड ऑफ इनकम की डिस्कशन थी सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। उसने सेक्शन 11 में बाकायदा लिखे हुए हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। किसी हेड ऑफ इनकम में जितने पैसे कमाए माइनस उसमें से जितने खर्च किए वो उस हेड ऑफ इनकम में आएंगे। हाँ किसी हेड ऑफ इनकम में जितने पैसे खर्च किए अगर वो ज़्यादा थे उतने अमाउंट से जो कमाए तो जितनी अमाउंट से ज़्यादा खर्च किए वो भी उतनी अमाउंट से समझा जाएगा लॉस सस्टेन किया उस हेड ऑफ इनकम में। सर the income of a resident person under a head of income shall be computed by taking into accounts that are Pakistan source income and that are foreign source income। वो कहता है जी रेजिडेंट पर्सन की इनकम कितनी होगी? जिस पर्सन ने इनकम कमाई पाकिस्तान से या फॉरेन से वो सारी रेजिडेंट पर्सन की हेड ऑफ इनकम में आएगी। इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी सिर्फ वो वाली इनकम होगी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। आसान अल्फाज में ये कि भैया अगर बंदा रेजिडेंट होगा तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होगी, और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट होगा तो सिर्फ उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स। इसके बाद टैक्सेबल इनकम सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 9 तो बिल्कुल सीधा है सर जी। वो कहता है टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करें, टोटल इनकम में से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस करें, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। सेक्शन 9 टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। लो सर
सेक्शन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों कवर करने के बाद अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 60 की तरफ, क्योंकि सेक्शन नंबर 60 बात कर रहा है डिडक्टेबल अलाउंसेस की। सबसे पहले आ गया सेक्शन 60 ज़कात। ज़कात कहता है सर ज़कात उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर ज़कात दी गई है तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे टोटल इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। अगली बात वो ये करता है, अगर ज़कात किसी हेड ऑफ इनकम में से ऑलरेडी माइनस हो चुकी है तो वो टोटल इनकम में से दोबारा माइनस नहीं होगी। वो कहते हैं कि अगर ज़कात प्रॉफिट ऑन डेट से लेस होने के बाद मिली है तो यही वाली ज़कात टोटल इनकम में से दोबारा माइनस नहीं होगी। तीसरी बात वो ये कहता है वेयर द अमाउंट ऑफ ज़कात इज मोर देन टोटल इनकम, अगर ज़कात ज़्यादा हो गई और इनकम कम हो गया तो एक्सेस अमाउंट ना ही रिफंड होगी और ना ही कैरिड फॉरवर्ड होगी। आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि अगर ज़कात 200 की दे दी और आपकी इनकम 150 की थी तो 50 रुपये का उल्टा क्या आ गया, लॉस आ गया। अब ना इस पर रिफ़ंड मिलेगा और ना ही अगले साल की जो 500 रुपये की इनकम थी उसमें से ये 50 रुपये एज डिडक्टेबल अलाउंस माइनस होगा, तो ना ही रिफ़ंड होगा और ना ही कैरिड फॉरवर्ड होगा। वर्कर वेलफेयर फंड, सर वर्कर वेलफेयर फंड के हवाले से वो कहते हैं सर इसका भी कानून है पूरा। क्या कानून है? वर्कर वेलफेयर फंड 1971, अगर इसके मुताबिक पेमेंट की है तो एज डिडक्टेबल अलाउंस इन टोटल इनकम को कम करेगी, और अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोविंस को वर्कर वेलफेयर फंड पे कर दे तो फिर डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। सेम गोज विद वर्कर पार्टिसिपेशन प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड का भी कानून है 1968 का, उसके मुताबिक पेमेंट किया तो एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस होगा। अगर ट्रांस प्रोविजनल ऑर्गेनाइजेशन है और अमाउंट प्रोविंसेस को पे कर दी जाए तो डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। सर डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस, सर जी इसकी एक एग्जांपल मैं आपको एजुकेशनल एक्सपेंस की एक जो है ना एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये हमारा 4th डिडक्टेबल अलाउंस है आखिरी। वो कहता है कि कोई इंडिविजुअल है और उसकी इनकम 15 लाख से कम है और वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से उसको टैक्स में सपोर्ट मिलेगी। क्या सपोर्ट मिलेगी? उसकी जितनी टैक्सेबल इनकम है उसका 25% माइनस होगा एज डिडक्टेबल अलाउंस, या ट्यूशन फी जो दे रहा है उसका 5%, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनटू 60,000। एक एग्जांपल है छोटी सी, वो कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए जो है उसकी टोटल इनकम थी 15,30,000, ज़कात थी 50,000, टैक्सेबल इनकम रह गई 14,80,000। इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, ए और बी एजुकेशन ले रहे हैं और उनकी फ़ीस जो है वो लाख और 2 लाख यानी 3 लाख है। वो कहते हैं आप बताइए डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। सबसे पहली बात है हमने देखा मिस्टर ए है ये इंडिविजुअल है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, 15 लाख से कम है। तो भाई 2 स्टेप्स के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि इसे डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। अब अगला सवाल है कि कितना मिलेगा, तो हमने कहा ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए, सॉरी यार ए ओवर बी इंटू सी क्यों कर दिया, कितना मिलेगा? उसने कहा लोअर ऑफ 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी। सर जी ट्यूशन फ़ी कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 5% कितना बन गया? 15,000। 25% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। जी टोटल टैक्सेबल इनकम का 25%। जी बताइएगा 14,80,000 का 25%। जी बताइएगा 14,80,000 का 25%। जी 3,70,000। सर 60,000 टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 2 बच्चे थे। सर जी 1,20,000। लोअर कौन सा है?
ये 15,000 लोअर है, ये एज डिडक्टेबल अलाउंस इनकम में से माइनस होगा। सर जी मैंने 4 डिडक्टेबल अलाउंस आपको बताए हैं, टोटल इनकम में से ये डिडक्टेबल अलाउंस लेस होंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो वो कौन कौन से हैं? ज़कात, WWF, WPPF और एजुकेशनल एक्सपेंस। सर जी ये 4 चीज़, एजुकेशनल एक्सपेंस को इलस्ट्रेशन के ज़रिए समझा दिया। अलबत्ता एवरी इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस, हर बंदा डिडक्टेबल अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड होगा अगर उसने ट्यूशन फ़ी पे की अपने बच्चों की और उसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम है। 5% ऑफ ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 60 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। वो कहता है अगर आपका अलाउंस है और आपने अपनी इनकम के साथ एडजस्ट ना किया तो अब कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, वो ज़ाया हो जाएगा। अगली बात यह है कि माँ या बाप जिस बंदे ने, जिस माँ या बाप जिस पेरेंट ने फ़ी पे की है उसको टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा। और अगली अहम बात यह है कि सर अगली अहम बात यह कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट करते वक्त इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करेगा कि इस बंदे की सैलरी पे टैक्स कट, इस बंदे की इसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलना था। क्या मतलब? एसपीआई वाले मुझे सैलरी दे रहे हैं, मुझे डिडक्टेबल अलाउंस मिल रहा था, तो एसबीआई वाले जब मेरी सैलरी पे टैक्स काटेंगे ना तो वो डिडक्टेबल अलाउंस मिलने की वजह से मेरी इनकम कम हो जाएगी, इस फैक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे। सर ये बात कह रहा हूँ मैं। दिस वॉज 60D, 60A B और जी सर 60A था, 60B था, 60D है, 60C होता था पहले, वो ख़त्म हो गया। सर जी ये मैंने आपको सारी डिस्कशन कर दी डिडक्टेबल अलाउंस की, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए। भाई ने कहा आखिरी पॉइंट दोबारा बता दें। एक बंदे की इनकम है 1 लाख रुपए, लेट से मैं यहाँ पे ज्यूम करूँगा टैक्स कितने % है? 10%। एक बंदे की इनकम है 1 लाख रुपए, साल की इनकम कितनी हो गई? 12 लाख रुपए। आपको पता है जब आपकी सैलरी पे टैक्स कटता है और आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स काट के सैलरी देता है तो वो किस तरह कैलकुलेशन करता है? वो इस तरह कैलकुलेशन करता है कि आपको 1 लाख रुपए सैलरी देता है और सोचता है कि साल की कितनी सैलरी बनेगी और फिर देखता है कि टैक्स कितना बनेगा और वो कहता है कि अच्छा 1,20,000 रुपये साल का टैक्स बनेगा। फिर जितना टैक्स बनेगा उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देता है तो पता चल जाता है हर महीने कितने टैक्स उसने काटना है। सो प्रैक्टिकली मेरी सैलरी 1 लाख है लेकिन 10,000 रुपये टैक्स कटने के बाद मुझे पैसे कितने मिलते हैं? 90,000 रुपये मिलते हैं, मेरे अकाउंट में आते हैं। सर समझ आया? टैक्स डिडक्शन इस तरह होती है। अब अगर ये बात आपको समझ आ गई तो अगली बात समझो। सर मेरी इनकम 12 लाख है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके खर्चे की वजह से मुझे 50,000 रुपये का क्या मिलना था? डिडक्टेबल अलाउंस मिलना था। तो मेरी इनकम डिडक्टेबल अलाउंस के बाद 11,50,000 बननी थी। टैक्स वाले कहते हैं जब एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट कर रहा होगा तो ये जो एजुकेशन की वजह से डिडक्टेबल अलाउंस है इसको कंसिडर नहीं करेगा और आपकी जितनी इनकम बन रही होगी उस पर जो टैक्स होगा वो कैलकुलेट करके वो ये वाला टैक्स इस तरह से डिडक्ट करेगा। वो कहते हैं एम्प्लॉयर जब टैक्स काट रहा होगा तो वो इस पहलू को कंसिडर नहीं करेगा कि एजुकेशनल एक्सपेंस के वजह से इसकी इनकम में से एजुकेशनल एक्सपेंस कम होना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल बात है, समझ गए? सर जल्दी से एक बार ये पढ़ लीजिए सेक्शन 60D। 9 भी गया, सेक्शन 60, 60A, 60B, 60D, ये सारे सेक्शंस में साथ साथ नोट करता जा रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ। सर आगे चलता हूँ।
सर जी ये मैंने आपको कल करवा दी थी सेक्शन 80, बेसिकली सेक्शन 80 सब सेक्शन 1, और इसके बाद कुछ डेफिनेशंस थी, ये मैंने करवा दी थी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, हाँ टैक्स पेयर तक, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये मैं आपको कल ही करवा चुका था। ऑल्दो मैं इसको आज इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 1 मानूंगा और यहाँ पर ही इस लेक्चर के लास्ट में ही जो चीज़ें होंगी उसको ऐड कर रहूँगा यहाँ पे। अलबत्ता अब इसके बाद अगली जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने लगा, सेक्शन 80 डिस्कस हो गया था, सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है, उसके बारे से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अभी डिस्कस की थी, कुछ साथ के साथ टॉपिक के इस हवाले से करूँगा। अब आ गई थी हमारी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन की डिस्कशन, सेक्शन 81। सेक्शन 81 कहता है, बेसिकली ये वाली डिस्कशन मैंने करके इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाली डिस्कशन आज मेरे प्लान में शामिल है। सर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन में सबसे पहले आ गया, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी as a resident is taxable in respect of its worldwide income, whereas a non-resident is taxable in respect of its Pakistan source only। सर इस बात को मैं ऐसे कहता हूँ, अगर कोई बंदा रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट होगा तो पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल होगी लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। या ये बात ऐसे कहूं कि रेजिडेंट की हर तरह की इनकम टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है। यहां इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसके अलावा हर तरह के बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल है। सर समझ आ रहा है? तो इस वजह से जब भी आप किसी की वर्किंग शुरू करें, किसी की टैक्स के बारे में देखना शुरू करें, तो सबसे पहले उसका स्टेटस देखें कि वो रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। सर वो पर्सन जो रेजिडेंट होगा वो कौन होगा? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट होगी, इसको रेजिडेंट समझा जाएगा। रेजिडेंट होना स्टेटस है। सर स्टेटस हर साल चेक किया जाता है। यार एक बंदा है, नेशनैलिटी है, हर साल नहीं पूछेंगे पाकिस्तानी हो या नहीं, एक बार पूछ लिया काफ़ी है। लेकिन स्टेटस ये हर साल पूछा जाता है, हर साल देखा जाएगा कि ये बंदे का स्टेटस रेजिडेंट है या नहीं है। क्या पता एक बंदा 2025 में रेजिडेंट हो और 2026 में रेजिडेंट ना हो। सर समझ आ रहा है? लें सर, ये अगर आपने, अच्छा जी ये वाली बात आपके साथ अभी की कि भाईजान रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान है, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है। हैविंग सेड दिस, तो फिर इसका मतलब ये है कि हर बंदे को हर बार देखना पड़ेगा कि ये रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट होना स्टेटस है और आपको हर साल चेक करना पड़ता है कि ये रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। सर जी अब सवाल अगला ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई रेजिडेंट है या नहीं है? तो इसका जवाब है सर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। अगर वो बंदा इंडिविजुअल है तो उसके बारे में रूल कहता है कि भाई सरकारी मुलाजिम है तो रेजिडेंट, सरकारी मुलाजिम है तो रेजिडेंट, चाहे फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, ये रेजिडेंट। और अगर सरकारी मुलाजिम नहीं है तो मजीद देखो, क्या देखें? क्या फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान मोर देन 182 डेज है? अगर फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान मोर देन 182 डेज है तो रेजिडेंट, और अगर फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान मोर देन 182 डेज नहीं है
तुम्हें तीसरे स्टेप पे जाना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप कहता है कि भाई अगर वो बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं किया, तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट। पाकिस्तान का बंदा अगर किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तान का पाकिस्तान का बंदा अगर किसी दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं किया तो फिर पाकिस्तान का रेजिडेंट। स्टोरी कुछ इस तरह से है असल में इसकी कि एक बंदा लाहौर रहता है, पाकिस्तान का सिटीजन है, लाहौर रहता है 2 मंथ्स, सऊदीया रहता है 3 मंथ्स, दुबई रहता है 4 मंथ्स और यूके रहता है 3 मंथ्स। अब इस बंदे का क्या होगा अगर ये पाकिस्तानी सिटीजन है? तो सिटीजन किसका है? पाकिस्तान का सिटीजन है। तो यहां पर वो कहता है भैया क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क में, किसी एक मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा नहीं है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, तो फिर ये किसका रेजिडेंट होगा? पाकिस्तान का रेजिडेंट होगा। और जो बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट हो गया उसका मतलब समझते हो? उसका मतलब है कि इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान हो। सर पॉइंट समझ आ रहा है? इंडिविजुअल के वाले से ये डिस्कशन है कि रेजिडेंट का कैसे पता चलेगा। सर उसने अगर वो बंदा पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है तो रेजिडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होगा। सर जी उसने 2 बातें और की। उसने कहा पाकिस्तान में मुसलसल 182 डेज से रहना ज़रूरी नहीं है, और दूसरी उसने ये बात भी कि पाकिस्तान में किसी एक इलाके में ही 182 डेज या उससे ज़्यादा देर रहना ज़रूरी नहीं है, कहीं और भी रह सकते हैं विद इन पाकिस्तान जहाँ मर्जी रहें। उसने यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल असेंशियल नहीं है कि एक ही जगह पे रहें या स्टे कॉन्टिन्यूस हो, ये असेंशियल नहीं है। दिस इज सेक्शन 82। 81 सेक्शन पढ़ा दिया, 82 सेक्शन भी मैंने पढ़ा दिया। इसके साथ कनेक्टेड एक रूल है। अच्छा अब जब आपने यहां पर आ गए और आपने कहा कि यार इसका मतलब ये कि रेजिडेंट स्टेटस होना क्रूशल है, और फिर डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक दिन से एक बंदा रेजिडेंट हो सकता है और एक दिन से नॉन रेजिडेंट हो सकता है, तो फिर डेज की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगी। इसके बारे में रूल है, रूल नंबर 14। वो कहता है भैया कोई बंदा रेजिडेंट होगा कैसे पता चलेगा? वो तो सरकारी मुलाजम 182 डेज से ज़्यादा स्टे, और अगर पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का पाकिस्तान का सिटीजन है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, दूसरे मुल्क में 182 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं है, तो उसे पाकिस्तान का रेजिडेंट बना देंगे, पाकिस्तान का रेजिडेंट बना देंगे। अब डेज की कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हमने कहा कि जी कौन से डेज की कैलकुलेशन करते वक्त उसके क्या रूल है? एक रूल है, एक बात है, इन ट्रांजिट के अलावा जो दिन पाकिस्तान में आया हमेशा काउंट होगा। जिस दिन पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे वो वाला दिन भी काउंट होगा, जिस दिन बाहर से वापस पाकिस्तान आए वो वाला दिन भी काउंट होगा, बीमार हो गए वो वाला दिन भी काउंट होगा, छुट्टी हो गई वो वाला दिन भी काउंट हो गया, लॉकडाउन हो गया, डिले हो गया वो वाला दिन भी काउंट होगा, हड़ताल हो गई वो वाला दिन भी काउंट होगा, सारे दिन काउंट होंगे। कौन सा दिन काउंट नहीं होगा? इन ट्रांजिट वाला दिन काउंट नहीं होगा। जब आप डेज की कैलकुलेशन करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये भी समझ लो। सर जी आप शारजा से लाहौर और लाहौर से यूके गए हैं, एक शारजा से यूके जाना था, दरमियान में लाहौर में ट्रांजिट किया, वो वाला डे काउंट नहीं होगा। वो कहता है ट्रांजिट बिटवीन 2 कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान, बिटवीन 2 प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान,
वो वाला डे काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लाहौर से कराची गए और कराची से यूके गए तो ये वाला स्टे जो आपने कराची में किया ये वाला दिन काउंट होगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। और सर समझ आ गया। अब 182 दिन से ज़्यादा वाला रेजिडेंट, 182 दिन या उससे कम वाला नॉन रेजिडेंट। सवाल ये कि सर ये 182 डेज कहाँ से निकला है? साल में होते हैं 365 दिन, इसको डिवाइड करें 2 से तो ये बनता है 182.5। तो उसने रूल बना दिया 182 डे वाला नॉन रेजिडेंट, 183 डे वाला रेजिडेंट। और अगली बात तो आपको बताई है कि अगर वो दूसरे मुल्क में अगर 182 डेज भी हैं और पाकिस्तान का सिटीज़न है, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं, तो भी वो पाकिस्तान का रेजिडेंट हो जाएगा। सर जी कॉन्सेप्ट ऑफ इन ट्रांजिट समझ आ गया? सर इसके अंदर ना लीप ईयर का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एट टाइम्स। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इसलिए आ जाता है कि भैया कभी फरवरी के 28 दिन होते हैं और कभी 29 होते हैं। 29 कब लेते हैं? जब कोई साल डिवाइडेड बाय 4 डिविजिबल बाय 4 हो तो उस साल में, जैसे 2020 लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर है, अब 2028 लीप ईयर होगा। जो डिविजिबल बाय 4 हो वो लीप ईयर होता है। उस साल में फरवरी के डेज 29 होते हैं, आम सालों में फरवरी के डेज 28 होते हैं। तो लीप ईयर वाले फैक्टर को भी अपने जहन में रखिएगा। सर जी ये मैंने आपको ये वाली बात बता दी। अब रेजिडेंट कंपनी की बात करने लगा हूँ। सेक्शन 83 रेजिडेंट कंपनी। सर रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है बता दिया, अब रेजिडेंट कंपनी की बात को बताने लगा। सर जी अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ये फॉर्म्ड हुई है बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी है तो वो रेजिडेंट कंपनी है। अगर कंपनी के कंट्रोल, कंपनी के मामलात को होली कंट्रोल एंड मैनेज पाकिस्तान में किया जा रहा है तो वो भी रेजिडेंट कंपनी है। और अगर कोई प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है तो वो भी रेजिडेंट कंपनी है। कोई एक शर्त भी पूरी हो गई तो वो क्या हो जाएगी? रेजिडेंट हो जाएगी। क्या मतलब? पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में, चाहे साल में कुछ अरसा भी रहा हो, एट एनी टाइम इन अ टैक्स। और तीसरा प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट हो तो वो भी रेजिडेंट कंपनी है। रेजिडेंट एओपी सेक्शन 80, 81, 82, 83 और अब 84 रेजिडेंट एओपी। एओपी को रेजिडेंट एओपी समझा जाएगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान। एओपी को रेजिडेंट एओपी समझा जाएगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ ईयर। सर एओपी को रेजिडेंट एओपी समझा जाएगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ पर हो? होली या पार्टली इन पाकिस्तान हो। सर समझ रहे हैं इसमें और ऊपर वाली में क्या फ़र्क है? वहाँ पर क्या था? होली। यहाँ पर क्या है? होली और पार्टली। बस ये फ़र्क है। समझ आ रहा है? बस ये फ़र्क है। सर ये फ़र्क है रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी। ये वाली बात आपके साथ कर ली। जल्दी से एक बार रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी, इसके साथ मैंने रूल नंबर 14 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 भी करवा दिए। डन सर जी, एक बार इसको देख लीजिए। एक का क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग तो अपने आप को टैक्स से बचने के लिए खुद ही नॉन रेजिडेंट कर देते होंगे। सर जी थोड़ा सा ही पीछे 5 साल पहले लोग कंसल्टेंट खुद कह देते थे
मियाँ साहब बाहर चले जाओ तो ਤੁਹਾਡੇ हाले 15 दिन घट ही गए। वो टाइमली बता देते थे ताकि वो बाहर चले जाए तो उसकी फॉरेन सोर्स जो इनकम है वो क्या हो जाएगी, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे हो जाता था। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो बात है वो तो प्लानिंग का हिस्सा था कि इस तरह कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बुनियादी तौर पे इन्होंने वही गैप जो है ना वो कानून बना के ख़त्म किया था कि भाई अगर पाकिस्तान का बंदा और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तान का रेजिडेंट, और पाकिस्तान का रेजिडेंट का मतलब है पाकिस्तान की इनकम और बाहर की इनकम, उसको सारी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। ठीक हो गया सर जी। अच्छा जनाब, अगर आप गौर करें तो मैं आपको हेड्स ऑफ इनकम की सारी बातें बताई, टोटल इनकम बताई, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे टैक्सेबल इनकम होगी। अब अगली जो बात आपको बताने लगा हूं वो क्या है कि टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टैक्सेबल इनकम है किसकी, इंडिविजुअल की है, एओपी की है या कंपनी की है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल की है तो फिर मजीद देखा जाएगा कि ये पर्सन सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। क्योंकि सैलरीड पे रेट और लगते हैं और नॉन सैलरीड पे रेट और लगते हैं। पता कैसे चलेगा कौन सैलरीड और कौन नॉन सैलरीड है? सर जी, अगर 75% से ज्यादा इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 75% तो वो सैलरीड है, वरना वो नॉन सैलरीड है। सर जी, आपको स्लैब्स के मुताबिक कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स। सर, एओपी पर वही टैक्स लगता है जो नॉन सैलरीड पर टैक्स लगता है, और कंपनी पे टैक्स 29% लगता है। अलबत्ता अगर बैंकिंग कंपनी हो तो टैक्स 43% लगेगा, और अगर स्मॉल कंपनी हो तो टैक्स 20% लगेगा। सर जी, आपके सामने इंडिविजुअल नॉन सैलरीड के स्लैब आ गए, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड। उसके बाद फर्स्ट स्केड्यूल, अच्छा जी, ये स्लैब यहां से भी बता दिया, और रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड एओपी में ये सर स्लैब्स आपके पास आ गए हैं। नॉन सैलरीड का स्लैब, उसके बाद आ गया सैलरीड का स्लैब। ये भी वही है, ये स्लाइड फॉर्म में है। वो फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1 ऑफ डिवीजन 1 का एक्सट्रैक्ट है, बात एक ही है। फिर कंपनीज के लिए रेट, सर बैंकिंग कंपनी के लिए टैक्स ईयर 26 का रेट था 43%, स्मॉल कंपनी के लिए 20%, अदर कंपनी के लिए 29%। सर, इसमें दो बातें बड़ी कीमती हैं बताने वाली। एक बात तो ये मुझे तो ये भी खौफ आ रहा है कि पता नहीं अब आपको टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी के रेट लगाने आते हैं कि वो भी भूल गए मैं। वो तो आ जाएंगे। लो सर, अगर वो आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दो बातें बता देता हूँ जो अहम है। सबसे पहली बात ये कि हाई अर्नर सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है। हर वो बंदा, हर वो पर्सन, इंडिविजुअल जिसकी इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा होगी उस पर हाई अर्नर सरचार्ज लगेगा। कितना? लायबिलिटी के 10% के बराबर हाई अर्नर सरचार्ज लगेगा। सर जी, सैलरीड पर्सन के 9%, सैलरीड पर्सन है तो उसकी लायबिलिटी के 9%, और अगर नॉन सैलरीड है तो उसकी लायबिलिटी के 10%, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 10 मिलियन। यहाँ पर एक बात काम की ये है कि भैया अगर कोई इंडिविजुअल है या एओपी है और उसकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है तो उस पर क्या लग जाएगा? हाई अर्नर सरचार्ज। देखना पड़ेगा ये इंडिविजुअल सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। चूँकि सैलरीड पर 9% आएगा टैक्स लायबिलिटी का और नॉन सैलरीड पर 10% आएगा टैक्स लायबिलिटी।
सर जी सर, अगली बात, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं हो सकती, ऐसी एओपी दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, चूंकि इनकी प्रोफेशनल लीड है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जैसे कि लीगल फर्म, ये इदारे प्रोफेशनल लिमिटेशन की वजह से कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते। तो इस केस में इनका टैक्स रेट 45% से कम हो गया, कितना हो जाएगा, यानी इन पर फिर 45% रेट नहीं अप्लाई होगा, मैक्सिमम रेट 40% अप्लाई होगा। सर आप लोगों ने कहा हमें तो याद है सर, एक लीगल फर्म है, इसकी इनकम है 12.7 मिलियन, आप इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बता दें अभी। सर जी 12.7 मिलियन है, एक लीगल फर्म है, आपने सबसे पहला स्टेप है, ये फर्म है, एओपी है, एओपी पर नॉन सैलरीड वाला रेट लगना है, आप चलेंगे स्लैब नंबर 6 पे। 0.61 मिलियन प्लस 12.7 माइनस 5.6 का कितने परसेंट, मैक्सिमम रेट 40% है। जी बताइएगा कितना बन गया सर? 1.61। ये कैसे हो सकता है भाई? फोर पॉइंट 4.45। बात यहां पे भी खत्म नहीं हुई, चूंकि इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो क्या लगना है, हाई अर्नर सरचार्ज भी लगना है। कितना? 10%। तो 0.445 ऐड करेंगे। अब बताइएगा फाइनल 4.895। सर जी ये आपकी लायबिलिटी आती है। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी में ये पहलू थे। मैंने आपको हाई अर्नर सरचार्ज भी बता दिया, नॉन सैलरीड और एओपी के केस में 10% और सैलरीड के केस में 9% है। और ये भी बता दिया कि अगर एओपी है जिसको इनकॉर्पोरेट करने की इजाज़त नहीं है कंपनी के तौर पे, तो वो 45% नहीं बल्कि 40% लेगा। ये भी बता दिया बैंकिंग के लिए क्या रेट है, स्मॉल कंपनी के लिए और अदर कंपनी के लिए। सारे पहलू आपके साथ डिस्कस कर दिए, हाई अर्नर सरचार्ज के भी। सर जी अभी स्मॉल कंपनी की ताज़ा बात चली है और स्मॉल कंपनी पे 20% रेट होता है, तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन ज़रा मैं कवर कर लूँ और ये हमारी आज की आखिरी बात होगी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? सर स्मॉल कंपनी एक वो कंपनी है जो कि 1 जुलाई 2005 के बाद बनी, जिसकी इक्विटी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कितने हैं, 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, जिसके एम्प्लॉयज़ 250 से ज़्यादा नहीं है, जिसका टर्नओवर 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, या वो कंपनी फॉर्म नहीं हुई, नहीं बनी रिकॉन्स्टिट्यूशन से। पुरानी कंपनी की रिकॉन्स्टिट्यूशन से ये वाली कंपनी नहीं बनी बल्कि नई इनकॉर्पोरेट हुई है सर। और ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई तो नहीं है। तो भाई स्मॉल कंपनी क्या हुई, 250 से ज़्यादा, 50 मिलियन से ज़्यादा की इक्विटी ना हो, 250 से ज़्यादा एम्प्लॉय ना हो, 250 मिलियन से ज़्यादा टर्नओवर ना हो, और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी की रिकॉन्स्टिट्यूशन या स्प्लिटिंग अप से ना बनी हो, और एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ना हो, तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। लो सर ये सारी डिस्कशन थी, मैंने आपको बातों बातों में
सेक्शन नंबर 4AB जो कि हायर सरचार्ज का सेक्शन है वो भी करवा दिया, और टैक्सेबल इनकम से टैक्स लाइबिलिटी वाली सारी बातें भी बता दी। इसमें मेनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने आज आपको फर्स्ट स्केड्यूल की मेन बातें बताई हैं। फर्स्ट स्केड्यूल में जो रेट्स हैं उसकी बात बताई, डेफिनेशन बताई सेक्शन 59AB से, ये वाली सारी बातें मैंने आज डिस्कस की हैं। जी सर, सेक्शन 4AB, सेक्शन 59 A और B, ये भी। फिर उसके बाद स्केड्यूल्स, कौन से स्केड्यूल? फर्स्ट स्केड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, फर्स्ट स्केड्यूल डिस्कस किया है, पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल, पार्ट 1 डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2। फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 और डिवीजन 2, ये आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में। सर इसको साथ के साथ तैयार करेंगे तो बात बनेगी। मैंने आपको कल एक बात कही थी, वही बात दोहरा के आज की बात ख़त्म कर रहा हूँ कि सर जी इसकी अच्छी बात यह है कि आपने फोकस नहीं हटाना और पढ़ते रहना जो कि टाइम कम है। और बुरी बात भी यही है कि अगर आप ये सोचेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगे और इंशाल्लाह बहुत तरक्की कर लेंगे, तो स्टार्ट लेट हुए तो गेम निकल जाएगी। सर समझ आ रहा है? हमारी आज की डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती, इंशाल्लाह कल आगे बात करते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।